आदाब से मैं हूं सफी अल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के आगाज के 60 साल मुकम्मल, पार्लियामेंट का खुसूसी यादगार सेशन। पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी में कमी बाइस तशवीश, मुतनासिब नुमाइंदगी निजाम राज करने बैरिस्टर ओवैसी का जोर। तेलंगाना सियासी जेएसी में फूट के आसार नुमाया, टीआरएस और बीजेपी दोनों परकाल निशिस्त से मुकाबला करने पर बजिद। सरकारी हेलीकॉप्टर के मुबैना नाजायज इस्तेमाल का मसला, तहकीकात करने चीफ सेक्रेटरी को वजीर आला की हिदायत। और 18 मई के पेश नजर शहर में पुलिस के एहतियाती इकदाम, चंद्रान गुट्टा में तलाशी मुहिम। और अब खबरें तफसील से। तेरह मई को हिंदुस्तानी पार्लियामेंट सेशन के आगाज के 60 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 13 मई सन 1952 को पार्लियामेंट का पहला इजलास मुनक़िद हुआ था। तब से लेकर आज तक पार्लियामेंट और उसके काम काज में काफी तब्दीलियां रौनुमा हुई हैं। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान को आजादी मिले 65 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। आजादी के बाद अवामी हुकूक के साथ उनको कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुजाहिदीन आज़ादी ने दस्तूर बनाया और इसके मुताबिक अवाम को हक दिलाने के लिए अवामी नुमाइंदों का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। 13 मई 1952 को पार्लियामेंट का पहला इजलास मुनक़्क़िद हुआ था। 13 मई 2012 को पार्लियामेंट के आगाज के 60 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 1952 को पहले इजलास का मसाइल के साथ आगाज हुआ था। बढ़ती हुई कीमतों और ग़िज़ाई सलामती का मसला उठाया गया था और एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए थे, जो अब तक जारी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त के अरकान पार्लियामेंट अवाम के मसाइल को देखते हुए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते थे। मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट में सियासी नुक्ता नज़र और सियासी फ़ायदे को देखते हुए अवामी मसाइल उठाते जाते हैं। 1952 से लेकर 1970 तक पार्लियामेंट में किए जाने वाले फैसले पर सदर जमहूरिया की नज़र हुआ करती थी। अवामी मफादात को देखते हुए सदर जमहूरिया फैसला किया करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी की जानिब से नाफिज की गई इमरजेंसी के बाद पार्लियामेंट के निज़ाम पर भी सियासी गलबे ने कब्जा कर लिया और सदर जमहूरिया के इख्तियारात को रबर स्टैंप बनाकर रख दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता दस्तूरी निज़ाम सियासी निज़ाम में तब्दील होने लगा। इसकी सबसे अहम वजह यह बताई जाती है कि पार्लियामेंट पर सरमायाकारों और जराइम का रिकॉर्ड रखने वालों का गलबा ज्यादा हो गया, जिसके बायस पार्लियामेंट सिर्फ शोर शराबे का मरकज बनकर रह गया। अवाम की नुमाइंदगी करने वाले कम और मफादात के लिए नुमाइंदगी करने वालों की तादाद ज्यादा हो गई। आपको यह जानकर हैरत होगी कि 542 नशिस्त वाली मुल्क की पार्लियामेंट में 14% अरकान का रिकॉर्ड मुजरिमाना है। करीब 175 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी का बेड़ा उठाया है। इसलिए शायद किसी भी कानून की मंजूरी अवाम के मफादात को देखकर नहीं की जाती, बल्कि ताकत और रकम के बलबूते पर होती है। पार्लियामेंट में नोट स्कैम इसकी जिंदा मिसाल है। अब जरा पार्लियामेंट के बाहर अवाम का क्या हाल है, इसका मुशाहिदा करें तो पता चलेगा कि 65 साल पहले का रोटी कपड़ा और मकान का नारा सिर्फ नारा ही रह गया है। 65 साल के बाद अवाम आज भी रोटी के लिए परेशान है, पानी के लिए तरस रहे हैं और मकान के लिए भटक रहे हैं। भूखमरी और कसमपोशी की जिंदगी गुजारने वालों की तादाद में भी कोई कमी नहीं हुई है। रही मुतवस्सित तबके की बात, उनकी जिंदगी बढ़ती हुई कीमतों और महासिल के बोझ तले हालात से निमटने में ही खत्म हो रही है। इन सब हकायक के बावजूद
جمہوریت کو مستحکم کرنے کا دعویٰ کرنے والے اور 60 سال مکمل ہونے کا جشن منانے والے قائدین اپنا محاسبہ کریں اور پارلیمنٹ کی تعمیری مقصد کو پورا کریں اور عہد کریں کہ ہم ان مجاہدین آزادی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیں گے۔ پارلیمنٹ اجلاس کے 60 سال کی تکمیل پر لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 60 سالوں میں اب تک صرف 471 مسلمان پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے ہیں، جبکہ آبادی کے لحاظ سے کم از کم 908 منتخب ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح 48% کی کمی مسلمانوں کی سماجی، تعلیمی اور معاشی پسماندگی کے اسباب میں سے ایک ہے۔ انہوں نے متناسب نمائندگی نظام کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا نہ ہو تو انصاف کی تقسیم کا عمل پورا نہیں ہوگا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ گزشتہ 60 سالوں کے دوران مسلمانوں کے درد کا مداوا نہیں ہوا ہے بلکہ صرف ان کے آنسو خشک ہوئے ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ پارلیمنٹ عوامی مسائل کے اٹھانے کا پلیٹ فارم ہے، لیکن ارکان شور شرابہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لیتے بلکہ ٹی وی چینلوں کے ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے اپنی تقریر کا آغاز سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا، جن کی وجہ سے مجلس برسوں سے پارلیمنٹ میں نمائندگی کر رہی ہے۔ Not less than 70 to 80% of Muslims in each every election of state and parliament they got exercise of vote. But what is the result? Are we getting proper distributive justice? No, sir. We are not getting proper distributive justice. I feel, and I am of the strong opinion, that the time has come for this country to strongly debate whether we should still continue with this first past the post system or whether we should adopt proportional representation system. I am of the opinion that time is now ripe for this country so that the weaker sections, the oppressed community, the minorities can get adequate representation only by adopting proportional representation system, sir. Sir, if we are not represented in legislatures, in parliament, then this representative deficit will continue. And this gap which is there, this vacuum will be filled by whom? By those fringe elements who do not believe in parliamentary democracy. Let me be honest in saying, sir, that 60 years have not healed our pain. 60 years have not healed our pain. It has only dried our tears. I want to give you an example, sir. There are 118 Lok Sabha seats in Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra. In 118 Lok Sabha seats, there is only one Muslim who is representing 118 seats. This is what you call participatory democracy. We talk about adopting economics of inclusive economics. But what about politics? Why don't we do the debate about inclusive parliamentary democracy, sir? Second important point, sir. On this historic occasion, I would like to request through you to the government that let there be an institutionalized dialogue between leader of the house and the leader of opposition. Like every Tuesday, sir. Every Tuesday, the Westminster parliamentary system, the Prime Minister meets the Queen. Let the leader of the House meet the opposition leader so that the outstanding or pending agenda can be completed. The third point, sir, is about what Madhu Lime wrote in 1967, sir. 1967, March the 13th. He had mentioned 5 points which are still relevant now. If this House adopts those 5 points mentioned by Madhu Lime, the chair will become very strong. One of the points of Madhu Lime was, let the Speaker of this August House be above all political parties. The Speaker should resign from political parties. And the next election, no political party should put a kind against the Speaker. And the Speaker should be given a pension for lifelong. These 5 are important points which I feel right now in the present democracy of ours has to be adopted. The third and important points are about why is it that in these 60 years of our existence, the respect for parliament is there, but the respect for parliamentarians is not there. It is not there because we don't deserve it. It is not there because we have not risen up to the occasion. Day in, day out, if we disrupt this house, how can we expect the people of India to grant us respect? Sir, the word parliament comes from the French word parler, which means to speak. And what we are doing, we don't speak over here. We don't discuss and debate the burning issues of the common man. But what we do, we go to TV studios and discuss and debate over there. This is how the respect we are paying to this great august house. Sir, if this
destroying and destruction of decorum and dignity of Parliament continues, sir. Let me point out to you that in our country right now, 1/3 of our districts are in the throes of insurgency. If we don't rise up and protect the decorum dignity of the House, these anti-democratic forces will get strengthened more. It is high time that we restore the dignity and decorum of this august House. We say Parliament is sovereign. No, sir, I say Parliament is not sovereign. Parliamentary sovereignty is only in books. It's not in reality. Our sovereignty has been taken away by the courts. Our sovereignty has been taken away by our wrong behavior. The three separation of power, legislative, executive, judiciary. The legislature is at the weakest now. The executive has never been so weak. Why is it this is happening? It is happening because introspection has to be done. The last point which I want to come to you, sir, that let us rededicate. To make Parliament sovereign, we must have our own agenda, not the agenda that has been imposed on us by those forces who are not accountable to people. They are only accountable to their bank accounts. Let Parliament put their own agenda. Let us ensure that our agenda is debated. That is the people's agenda. That is what the people have sent us over here, sir. If Parliament does not change it, sir, I am forced to say that this House will become an old schoolboy network. This House will become a house of oligarchs. This House will become a house wherein Muslim voices will never be heard. This is the challenge to this democracy. If we don't rise up, this parliamentary democracy can become Sifocracy, sir. This is a challenge to all the members, including me. I am a pessimist. I don't know whether I will prove, I hope I am proven wrong, but in conclusion I like to say that please ensure that Muslim voices are heard. Muslims get elected and come over here. If that is not the case, a day will come when we will lose the faith in the system. That will be wrong for our democracy, because we still have an immense confidence, and it is for those parties who talk day in day out, I am tired of being a coolie of secularism. I do not want to carry the baggage of secularism. For God's sake, in the garb of secularism, don't destroy our chances of coming to August House. Thank you, sir. पार्लियामेंट सेशन के आगाज के 60 साल मुकम्मल होने पर गांधी भवन में पीसीसी अरकान आमिला ने एक तकरीब मुनक़िद की। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केवी कृष्णामूर्ति ने केक काटा और आवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि तमाम जमहूरी ममालिक में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट सबसे बेहतर है। यहाँ तमाम सियासी जमातें नजरियाती इख्तिलाफात और मुख्तलिफ एजेंडों के बावजूद जमहूरियत की बका के लिए मुत्तहिदा तौर पर जदोजहद करती है। इस सवाल पर कि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस किस पार्टी को छोटी दुश्मन और किस को बड़ी दुश्मन मानती है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मुखालिफत करने वाली तमाम जमातें उसकी नजर में एक हैं। Citizens of India who have represented Parliament, who have contributed to this great Indian democracy, to this great Indian Republic. I think you will be getting more news from members of Parliament. There cannot be a less enemy or a more enemy. An enemy is enemy, and all who are contesting against us are our enemies. साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद के यौम पैदाइश के मौके पर गांधी भवन में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केवी कृष्णामूर्ति ने फखरुद्दीन अली अहमद की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई और उनकी खिदमात को खिराज अदा किया। इस मौके पर कांग्रेस अखिलती सेल और दीगर पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सरकारी हेलीकॉप्टर के मुबैना गलत इस्तेमाल के मौजू पर फौरी तहकीकात करने की चीफ सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी को हिदायत दी है। हुकूमत के हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल का मसला मीडिया के गोशे ने उठाया था, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो तफसीली रिपोर्ट पेश करें। परकाल नशिस्त से मुत्तहिदा मुकाबला करने के मसले ने तेलंगाना सियासी जेएसी को फूट से दो चार कर दिया है। एक मकसद के साथ जदोजहद करने का दावा करने वाली टीआरएस और बीजेपी दोनों जमातें एक नशिस्त के लिए आपस में लड़ रही हैं। इधर जेएसी नुमाइंदे तहरीक को जिंदा रखने के लिए पापड़ बेल रहे हैं, तो उधर एक असेंबली नशिस्त के हुसूल के लिए इन जमातों के दरमियान रसाकशी ने जेएसी को परेशानी में डाल दिया है। हफ्ते को हुए स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में टीआरएस हाजिर नहीं हुई और बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। इन हालात में परकाल नशिस्त पर मुकाबले को लेकर इत्तेफाक राय का पैदा होना मुमकिन ही नजर नहीं आता।
टीआरएस एक दो दिन में अपने उम्मीदवार का ऐलान करने वाली है और बीजेपी ने महबूब नगर में अपने उम्मीदवार का ऐलान करने वाली है और बीजेपी ने महबूब नगर में कामयाबी से हौसला पाकर इंतखाबात की तैयारियां कर रही है। इस तरह तेलंगाना के मौजू पर संजीदा होने से मुतालिक इन दोनों जमातों का पर्दाफाश हो रहा है, क्योंकि सियासी फायदे के लिए दोनों जमातें तेलंगाना तहरीक को कमजोर करने के लिए भी तैयार है। टीडीपी के लीडर वर्ला रामैया ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में इस कदर मसरूफ है कि वो अवामी खिदमात को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम गाली जनार्दन रेड्डी की क़यामगाह वाक़े बेलारी से शुरू की है, जिससे इस बात का पता चलता है कि इनके गाली जनार्दन रेड्डी के साथ कितने करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने सीबीआई से मुतालबा किया है कि जगन मोहन रेड्डी के असासों को भी मुंजमद करके तहकीकात शुरू करे। वाईएसआर कांग्रेस के तर्जुमान वासिर रेड्डी ने सवाल किया है कि सीबीआई जब जगन मोहन रेड्डी के असासों की तहकीकात कर सकती है तो उसे चंद्रबाबू नायडू के असासों की भी छानबीन करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टीडीपी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने चिदंबरम से मुलाकात करके साक्षी के अकाउंट मुंजमद करने और जगन मोहन रेड्डी के असासों को मुंजमद करने की साजिश रची थी। सीबीआई के इस इक़दाम से जगन मोहन रेड्डी की कंपनियों के मुलाजिमीन को परेशानी लाहक हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस ताल्लुक से वाईएस विजयम्मा भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। सिटी पुलिस ने चंद्रानगुट्टा पुलिस हुदूद में तलाशी मुहिम चलाई। आरटीसी बसों, खानगी गाड़ियों और राहगीरों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। चंद्रानगुट्टा इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने बताया कि शहर में अमन की बरकरारी और शर पसंदों पर निगाह रखने के लिए आला ओहदेदारों की हिदायत के बाद ये तलाशी मुहिम जारी है। वाज़ेह है कि शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में 5 साल कबल 18 मई को हिंदू दहशतगर्दों ने बम धमाका किया था और इस मरतबा 18 मई को जुमा का दिन आ रहा है और साल 2007 के बाद 3 साल तक 18 मई पुलिस के लिए खौफ व दहशत का बाज़ बनी हुई थी। शहर में जो माहौल है, अब पिछले 15 दिन से जो सिचुएशन नॉर्मलसी में आ गए और आने वाले और आगे आने वाले दिनों में भी यही सिचुएशन मेंटेन करने के वास्ते हमारा सुपीरियर ऑफिसर्स और हमारे डिविजनल फोर्स सब लोगों के इंस्ट्रक्शंस ले लेके हम हमारा एरिया में ये चंद्रानगुट्टा इलाका में जहाँ पे जो सेंसिटिव एरियाज़ है, ये सेंसिटिव एरियाज़ में हर गाड़ी, हर आदमी ईच एंड एवरी प्रिकॉशंस, हम ये जो प्रिकॉशंस ले जा रहे हैं, ये जो प्रिकॉशंस से हमारे एरिया में कोई इंसिडेंट ना हो और पब्लिक यहाँ के शांति से रहने के हमारा तरफ से हर कोशिश हमारा जारी रखी हुई है। स्वागत फाउंडेशन के ज़र एहतमाम चंदूलाल बारादरी में मुफ्त आंखों और ज़ैबतीस के अमराज का कैंप मुनक़द किया गया। जामिया निज़ामिया के मुफ्ती अजीमुद्दीन ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। दिगर मेहमानान में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा रुकन बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर्स ने अमराज चश्म व ज़ैबतीस के मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उनमें दवाएं भी तक़सीम की गई। आजकल बीमारी भी बहुत महंगी हो गई है, दवाएं भी महंगे हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री चेकअप करके फ्री दवाएं दी जा रही है। ये अच्छा इक़दाम है, इसका सवाब भी मिलेगा, इसका फ़ायदा भी होगा और मैं चाहता हूँ कि इसके अतराफ़ अकनाफ के इलाके के लोग यहाँ से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं और मज़ीद ये 2 बजे तक जारी रहेगा ये कैंप। मज़ीद लोग आते जा रहे हैं, मुआयना करा रहे हैं। बहरहाल मैं डॉक्टर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्वागत फाउंडेशन के जो जिम्मेदार साहब है उनका भी शुक्रिया अदा। नानल नगर बल्दी हल्के के नुमाइंदा रुकन बल्दिया और सरगर्म मजलिसी कारकुन कौसर मोहिउद्दीन के वालिद गुलशन मोहिउद्दीन का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा मस्जिद यकमीनार हकीम पेट में अदा की जाएगी। महकमे बल्दिया की निदामी टीम ने गवर्नमेंट क्वार्टर्स वाक़े अरब मंजिल कॉलोनी को मुनहदम कर दिया। मकीनों ने बल्दिया की इस कार्रवाई के लिए हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। उन्होंने कहा कि बल्दिया की जानिब से तख्लिये की नोटिस तो जारी की गई थी, लेकिन मुतबादिल जगह फराहम ना करने की वजह से बाज़ अफराद वहीं मुकीम थे।
मलकाज गिरी में लाइफ स्प्रिंग हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक हामिला खातून फौत हो गई। बताया जाता है कि विद्या नामी एक हामिला खातून को डिलीवरी के लिए मज़कूरा दवाखाने में शरीक किया गया था। दवाखाने के डॉक्टरों ने इसका मुआयना करने के बाद कहा था कि विद्या की डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन वो अचानक फौत हो गई, जिस पर मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने दवाखाने में गड़बड़ कर दी और दवाखाने के डॉक्टरों को लापरवाही का इल्जाम दिया। उन्होंने कहा कि विद्या को जब दवाखाना लाया गया था इसकी हालत अच्छी थी। मलकाजगिरी पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। चंचलगुड़ा नई सड़क के इलाके से 16 साला अर्शिया बेगम नामी लड़की 10 मई से लापता है, जो 10 मई की सुबह कुछ बताए बगैर घर से चली गई है। इसके अफराद खानदान सख्त परेशान है। दबीरपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये कहीं नजर आ जाए तो दबीरपुरा पुलिस को इसकी इतला देने की दरख्वास्त की गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के आगाज के 60 साल मुकम्मल, पार्लियामेंट का खुसूसी यादगार सेशन। पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी में कमी, 22 से तशवीश, मुतनासिब नुमाइंदगी निजाम राज करने बैरिस्टर ओवैसी का जोर। तेलंगाना सियासी जोशी में फूट के आसार नुमाया, टीआरएस और बीजेपी दोनों परकाल नशिस्त से मुकाबला करने पर बजिद। सरकारी हेलीकॉप्टर के मुबैना नाजायज इस्तेमाल का मसला तहकीकात करने चीफ सेक्रेटरी को वजीर आला की हिदायत। और 18 मई के पेश नजर शहर में पुलिस के एहतियाती इक़दाम, चंद्रायन गुट्टा में तलाशी मुहिम। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।